हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। जैसा कि मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा था कुछ दिनों से कि इंग्लिश का मॉक टेस्ट लेके आऊंगा, तो वो मैं आपके सामने आ गया। इसके अंदर 15 क्वेश्चन रहेंगे हमारे सारे मॉक टेस्ट के अंदर। 25 मॉक टेस्ट आएंगे इंग्लिश के आपके एग्जाम तक, ठीक है, कुल मिला के, और रगा का भी और इंग्लिश का भी। और हर एक इंग्लिश वाले मॉक टेस्ट में 15 क्वेश्चन रहेंगे पैसेज को छोड़ के, बिकॉज पैसेज के लिए हम लोग अलग से टाइम निकाल के अलग से वीडियोज में पढ़ेंगे, इसमें बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो और मैं एक चैलेंज दूंगा कि हर मॉक टेस्ट में, अगर मेरे इंग्लिश के मॉक टेस्ट में ना आप 10 प्लस जा रहे हो आउट ऑफ 15, तो आप अपने रियल एग्जाम में ना 18 से 19 के बीच में 100% सही करोगे। हो गया ऐसा क्या? तो हाँ जी, ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि हमारा इंग्लिश का मॉक टेस्ट एयरफोर्स के एक्चुअल एग्जाम से थोड़ा सा लेवल अप रहेगा, ठीक है। चलो फिर रेडी हो जाओ इसको इसके लिए। बट इसको कंटिन्यू करने से पहले इंग्लिश में अगर किसी को भी डाउट है तो आप हमारी पेड बैच को ज्वाइन कर लो, चाहे आप एक्स से हो चाहे वाई से। तो बोलोगे सर एक्स वाले का ही ज्वाइन करें, तो एक्स वाले सिर्फ इंग्लिश ज्वाइन कर सकते हैं अलग से, ठीक है। अगर वाई वाले को भी अगर सिर्फ इंग्लिश खरीदना तो सिर्फ इंग्लिश भी आप खरीद सकते हो। अगर आप कंप्लीट वाई ग्रुप की बैच ज्वाइन करते हो तो 600 रुपए में मिल जाएगी, और सिर्फ अगर सिर्फ इंग्लिश ज्वाइन करते हो तो 250 रुपए में आपको कंप्लीट इंग्लिश की बैच मिल जाएगी, ठीक है, जहाँ पे कंप्लीट ग्रामर की क्लासेस कराई जाएंगी, वोकैबुलरी कराई जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस जाएंगी। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। और हमारी टेस्ट सीरीज वगैरह भी इसी के अंदर मिलेंगी, फुल बैच के अंदर। सिर्फ इंग्लिश वाले के अंदर टेस्ट सीरीज नहीं है, जो फुल बैच लेंगे वाई ग्रुप का उसके अंदर टेस्ट सीरीज वगैरह आपको मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ्स भी मिलते हैं इस बैच के अंदर। बाकी चलो ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और ज्वाइन करो फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम। एक बार इसको पढ़ लिए तो कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बोल्ड एंड सॉल्व। ये क्या चीज है भाई? सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज, ठीक है। बोल रहा है इस इडियम का या फिर फ्रेज का तुम बढ़िया सा एक मीनिंग बताओ, क्या होता है बॉडी एंड सोल। कहोगे सर हमको तो पता ही नहीं है, ठीक है। बॉडी का मतलब क्या होता है? जो बॉडी जिम में जाके बनाते हो सिर्फ वही बॉडी नहीं होता, जो आप हम जैसे लोग पतले दुबले और लंबे से होते हैं ना, वो भी बॉडी ही है, ठीक है, शरीर। तो ये शरीर। और सोल का मतलब क्या होता है? आत्मा, पूरी तन और मन से कहते हैं ना जिसको, वही जब हम लोग कोई काम तन और मन से करते हैं तो कहते हैं ना तुम खूब मन लगा के करो, मतलब पूरी तरह से कर रहे हो, तो वही होता है पूरी तरीके से। तो होली एंड इंटायरली मतलब पूरी तरह से, उसी को कहते हैं। होल का मतलब होता है ना कि पूरा, तो वही होली बन गया उसका एडवर्ब। और इंटायरली मतलब पूर्णतया जिसको कहते हो ना, वही चीज। इसका सही आंसर डी है। तो आ जाओ फिर लिखो किसका सही हुआ और किसका गलत हुआ है, एंड में कमेंट करके बताओगे आप। कह रहे हैं कि चूज द ऑप्शन दैट इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, मतलब पैसिव वॉइस बताओ। रवि गेव यू द इंफॉर्मेशन। और ये ध्यान रखना, इसमें भले वर्ब या फिर जो भी चीज आप खोज रहे हो वो नहीं है, बट ये सीएचएसएल के अंदर पूछा गया था, ये क्वेश्चन मार्क है, तो आपको इंट्रोगेटिव भी बनाना है इसका। तो एक चीज समझो, रवि के बाद क्या है? गेव है। अगर आपका नहीं बन पाया तो ध्यान दो, रवि के बाद क्या है? गेव है। तो मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में V2 है, तो V2 है तो फिर पैसिव में क्या निकलेगा? वाज या फिर वर निकलेगा। देखो जनाब, अब यहाँ पे जब सब्जेक्ट सिंगुलर निकल रहा है तो वाज निकलेगा ना, तो वाज से बनेगा वाज द इंफॉर्मेशन गिवन, मतलब V3 निकलता है ना पैसिव के अंदर, टू यू बाई रवि, ठीक है। अब यहाँ पे रवि भैया ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या हो जा रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन गिवन द बिलो, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बताने हैं इसके लिए। वन हु हैज परसिस्टेंट न्यूरोटिक इम्पल्स टू स्टील। कहोगे सर बड़ा थोड़ा सा घुमा के नहीं दे दिया है सवाल को, मतलब एक ऐसा इंसान जो स्टील का आदी हो। बोलो कि स्टील का मतलब चोरी का, मतलब चोरी का जिसको लत हो, ठीक है। तो जिसको चोरी का लत होता है उसको क्या कहते हैं? एक वर्ड याद रखना, एक होता है मानिया। मानिया जिसका मतलब होता है लत, मैंने उसी से रिलेटेड बनाइए। और एक होता है क्लेप्टो। क्लेप्टो जो वर्ड देगा ना वो रूट वर्ड है, चोरी से रिलेटेड है, ठीक है जनाब। तो कहाँ पे है? क्लेप्टोमैनिक। तो ये जो चीज है, एक ऐसा इंसान जिसको चोरी का लत हो, मतलब कुछ भी करो, मतलब होते हैं ना, कितना भी सुधार लो किसी को, आप ही इसको सुधारने की कोशिश करो, बाद में पता चलेगा कि आप ही अगर से किसी ने, मतलब कभी आपका जाके फेयर लवली चुरा लेगा, अगर लड़की हो तो, लड़का है तो जाके आपका फेयर हैंडसम का वो फेस वॉश चुरा लेगा, कुछ भी चुरा लेगा जिसको चोरी करते हैं। ये सभी जनरली हॉस्टल में देखा जाता था। हमारे भी कुछ मित्र थे, आते थे कुछ कुछ उठा के जाते थे, उनको मतलब चोरी का लत था। दुकान पे भी जाएंगे तो क्लिप्टोमानी के टाइप का काम करेंगे। वो क्या करेंगे? मतलब अंकल जी आटा देना, इधर से एक पैकेट कुछ चुरा लिए कुरकुरे,
कैसे इंसान होते थे, ठीक है। खैर मेरे को मत समझना, मैं नहीं करता वो सब काम। और वो दोस्त भी एक इमेजिनेशन था आपको याद दिलाने के लिए, एक्चुअली मेरा कोई दोस्त वैसा नहीं है। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट मीनिंग, मतलब अपोजिट आपको उल्टा बताना है, इसका एंटोनिम बताना है। फ्रस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, तो आगे भैया देखो फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है कोई काम जब हम कर रहे होते हैं, ठीक है, और बार बार हम उसमें फेल हो रहे होते हैं, तो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते, पटक देने का मन करता है एकदम, सच में हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, मतलब कोई काम में हमको आगे बढ़ नहीं पा रहे हम, जहाँ पे अटके वहीं पे अटके हुए रह जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन उसी को कहते हैं, लाइफ में कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। सरकमवेंट और इर्क का मतलब होता है परेशान, और फेटर का मतलब ये देखो, इर्क का मतलब होता है परेशान होना, तो खैर ये फ्रस्ट्रेट का एंटोनिम बनेगा नहीं। सरकमवेंट का मतलब और फेटर का मतलब होता है ना कि रुकावट पैदा होना, तो ऑब्वियसली एक दूसरे का मतलब क्या है, सिनोनिम है फ्रस्ट्रेट का, एक तरीके से मान सकते हो, उससे एंटोनिम तो बनेंगे नहीं, एक पॉजिटिव सेंस देने वाला वर्ड चाहिए, तो फोस्टर, फोस्टर का मतलब होता है आगे बढ़ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन पे मैं नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है मेरे को भी ऐसा, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें मेरे को भी पता है कि आप एक बार में चारों याद नहीं कर पाओगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर फोकस करते हैं। कह रहा है बताओ चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम, मतलब सिनोनिम कह रहा है, देखो यहाँ पे सिनोनिम नहीं लिखा, बोला ना कि चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड, मतलब एपोलो ये है ना एपोलोजेटिक, इसका सेम मीनिंग मतलब सिनोनिम बताओ, तो एपोलोजेटिक का मतलब क्या होता है, आपको ना एपोलोजाइज हो रहा, मतलब पछतावा टाइप का, भैया देखो हमसे गलती हो गया था, ठीक है, मतलब ऐसा, मतलब आपको खुद से फील हो रहा है कि आपसे गलती हो गया था, तो भैया कॉन्ट्राइट का मतलब क्या होता है, पछतावा होना, ठीक है, कॉन्ट्राइट का मतलब याद रखना पछताना, और ये होता है ना रिग्रेट का मतलब भी पछताना होता है, रिपेंट का मतलब भी सेम चीज होता है। बाकी उतना छोड़ो, जो फोकस करना भी दो वर्ड पे करो, एक दिन में हम लेक्सिकोग्राफर नहीं बन पाएंगे। आगे देखो 6 नंबर देखो, कह रहा है इस सवाल के अंदर ना आपको एरर बताने, द रिसेंट डिस्कवरीज हैव राइजन होप्स अबाउट पॉसिबल एप्लीकेशंस, ठीक है, इसके अंदर क्या एरर है, हैव राइजन होप्स, नो एरर, या फिर द रिसेंट डिस्कवरीज, या फिर अबाउट पॉसिबल एप्लीकेशन। पहली बात तो ये जो राइजन है ना, ये किस चीज का है भाई, तो ये जो राइजन है ना वो राइज का भीतरी है, राइज का मतलब जो सूर्य उदय होता है वो वाला राइज का, तो वो वाला राइज नहीं चाहिए, जब होप होता है ना वो रेज होता है, तो उसका रेज्ड बनता है भीतरी, RAI, ठीक है, SED भी लिखा होता है, कहीं कहीं ZED भी होता है, ZED, तो वही चीज है, राइजन नहीं होके यहाँ पे रेज होना चाहिए, तो कहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 के अंदर एरर है, ठीक है, होप का आगे बढ़ना या फिर किसी बिल्डिंग का ऊपर की तरफ बढ़ना, उसको हम लोग रेज, चाहे मुद्दा को उठाना, तो रेज का V1 V2 V3 चल रहा होता है। आगे देखो ये सवाल मेरे को पता है बहुत सारे लोगों से नहीं समझ में आया होगा, बट कोई इशू नहीं है, अब समझ में आ गया होगा। माई फिट, या फिर देखो एक चीज है ना, अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ या फिर और डिटेल में जाके बताने की जरूरत है, तो आप कमेंट करके दिल खोल के बोलो, अगली बार से हम लोग वही कोशिश करेंगे। मैं देखो अभी फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आता है कि आपकी पकड़ कहाँ तक है, मेरे को तो मेरे लिए सब इजी है, तो मैं ऊपर ऊपर बता के चल जाऊंगा, आप कमेंट करो कि नहीं समझ में आ रहा सर, थोड़ा और डीप में जाओ, तो मैं और डीप में जाऊंगा, ठीक है, हर बार नए नए बच्चे आते तो सबको समझ पाना टाइम लगता है। माई फिट डोंट डैश द ग्राउंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, रेस्ट ऑफ द डे मतलब जो पूरा दिन है ना मेरा पैर जो है ग्राउंड पे नहीं रहा, मतलब देखो जब कोई बड़ी सक्सेस मिल जाए या फिर बड़ा खुशी होता है तो कहते हैं ना भाई इसके पैर तो जमीन पे रह ही नहीं रहे, मतलब तुम्हारे पैर जो है ना जमीन को टच ही नहीं कर रहे। एक कहावत सुनी हो ना कि आज तो उसकी, मतलब छोड़ो मैं वो नहीं, मतलब आज तो उसके पिताजी से मुलाकात हो गई है ना, मतलब खुशी बहुत, मान लो किसी के फादर आर्मी में है, बहुत टाइम के बाद घर पे हैं, तो सुनो उसके परिवार की खुशी इतनी होती है ना, बोलते भाई तुम या तो फूले नहीं समा रहे हो या फिर तुम्हारा पैर तो जमीन पे आ ही नहीं रहा, मतलब जमीन पे जब नहीं आ रहा, तो मतलब जमीन को तुम टच ही नहीं कर पा रहे हो, खुशी का मतलब वही वही चीज है, फिट डोंट टच, ठीक है ना, तो टच यहाँ पे सही आंसर रहेगा, मतलब जमीन में तुम टच ही नहीं हो पा रहे, तुम हवा में हो आज भैया, खुशी के बारे में वही चीज है, अब आपको याद हो गया होगा। बाकी मैं एग्जाम्पल कुछ और देना चाहता था बट दे दिया कुछ और। चलो ठीक है, ये पैराजम्बल का है सेंटेंस, सेंटेंस अरेंजमेंट का जिसको रीअरेंज लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है क्लाइमेट चेंज, अब इसके बाद बताना है क्या आएगा, P वाला आएगा, Q वाला आएगा, R वाला या फिर S। अब देखो इज जब आ गया हेल्पिंग वर्ब, तो आगे हमको ना एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जैसे मैं बोलता हूँ ना राम इज, अब क्या राम इज, घंटा, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ बैड बॉय, कुछ करके तो राम के बारे में बताओगे ना। अगर मैं ये कहूँ ना कि क्लाइमेट चेंज इज क्लाइमेट कॉज्ड, अब ये क्लाइमेट चेंज कभी क्लाइमेट कॉज्ड बन सकता है क्या, मतलब ये बोलो क्लाइमेट में चेंज होना ही क्या क्लाइमेट क्लाइमेट का कारण है, ये तो बेतुका, मतलब वही बोलो ना
कि धीरज का चेंज होना धीरज का कारण है। ये क्या हो गया भैया, कुछ सेंस ही नहीं बनता। तो पी से जो स्टार्ट होना पाप है, जो कि सी के अंदर बैठा है, इसको करेंगे ही नहीं। अब मान लो क्यू से स्टार्ट करते, क्लाइमेट चेंज इज अ ब्रॉड टॉपिक दैट इंक्लूड्स पीरियोडिक अल्टरनेटिव इन द अर्थ। अब कुछ समझ में आ रहा है, हाँ भैया क्लाइमेट चेंज एक प्रकार का ब्रॉड टॉपिक है, तो उसके बारे में लग रहा है कि उसका एक्सप्लेनेशन है, तो हम क्यू से स्टार्ट करेंगे। बहुत बढ़िया, और क्यू से स्टार्ट होने वाला सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है। मार दो आंख बंद करके, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 20 का सही है, बाकी जिसको पढ़ना है पढ़ते रहे। हम लोग इस तरीके से इंग्लिश की जो पैरा जंबल होते हैं उनको बनाने के लिए ना, ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत ग्रामर का नॉलेज है तो बना लोगे। इंग्लिश को अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसको जिसके लिए आपको रीडिंग थोड़ी सी करनी होगी। पैसेज और पैरा जंबल बनाने के लिए रीडिंग करते रहो इंग्लिश की, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे 9th-10th का बुक हो, करते रहो, बहुत फायदा मिलता है। द सेज सेड, ये मान लो एक नाम है, सेज सेड कहता है मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। मतलब दो कोई एक इंसान कहता है ना कि मैन जो है ना वो मतलब प्रपोजेस करता है, भगवान से कुछ मांगता है, और गॉड डिस्पोजेज, भगवान अस्वीकार कर देते हैं। सही बात है, हर चीज मांगोगे भगवान देने लगे तो फिर तो समझ लो ना पृथ्वी पे इंसान खत्म हो जाएगा। क्योंकि मेरे को अगर कोई बोले ना कि तू कुछ मांग, भगवान आगे बोले, तो मैं कहूँगा भैया एक काम करो, दुनिया सबसे अमीर आदमी मेरे को बना दो, मैं अपने हिसाब से मैं जो चाहूँ वही होगा। तो है ना, वही चीज है। तो भगवान ऐसे चीजों को डिस्पोज कर देते हैं। अब वो छोड़ो क्या करते हैं क्या नहीं, उससे मतलब नहीं, लेकिन मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज, ये एक तरीके का यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। मतलब इंसान मांगता है और भगवान डिस्पोज करते हैं। तो जो भी चीज यूनिवर्सल क्या मैं कुछ और बोल रहा था, यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं, उनको उनके टेंस में कोई चेंजेस नहीं करते। जैसे सूर्य जो है पूर्व से उगता है, तो ऑब्वियसली सूर्य भगवान जिंदगी भर पूर्व से ही उगेंगे, कभी पश्चिम से नहीं निकलने वाले, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। वैसे सिचुएशन में ना हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखते हैं, तो इसका टेंस भले बदलते रहे जो भी है, पास्ट में है, तो ये द सेज सेड डैट, ये एग्जैक्टली उसी तरीके से आ जाएगा। इसमें प्रपोज करना गलत हो जाएगा, प्रपोज करना गलत हो जाएगा। अब मैन है तो इसमें क्या किया ना, प्रपोज कर दिया, मैन के साथ तो B5 आना है, तो B1 आएगा नहीं, गॉड के साथ B1 आएगा नहीं, B5 आएगा, सिंगुलर है। करेक्ट आंसर ए ही बचा, ठीक है ना। टेंस का नॉलेज होगा तो समझ पाओगे कि सिंगुलर नाउन के साथ, जैसे मैन क्या सिंगुलर है, तो भैया इनके साथ हमेशा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म एस लगा हुआ वाला ही आएगा। गॉड अकेले अगर मान लो कि एक गॉड के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके साथ B5 भी आएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है। कह रहा है बताओ, इसके अंदर एक सेंटेंस है, एंड इट जस्ट रिसेंटली अवॉर्डेड $1 million कॉन्ट्रैक्ट दैट रिस्क ऑफ करप्शन। ठीक है, देखो इसके अंदर कुछ एरर खोजो, और बहुत सारे लोग ना कुछ भी निकाल सकते हैं, बट एक्चुअली ना जब ये CHSL में पूछा गया था, मैक्सिमम लोग ना ये आंसर निकाल रहे थे, कहते हैं एंड से शुरुआत कर दिया गया है, कुछ गलती, भाई जरूरी थोड़ी है, हो सकता है कोई चीज के बारे में पहले से जिक्र हुआ, उसने आधा लाइन उठा के डाल दिया हो। इसमें ग्रामेटिकली तो कुछ एरर नहीं ना है, तो ऑब्वियसली कुछ एरर ही नहीं है, उसमें जबरदस्ती निकालना उसको फायदा नहीं है। करेक्ट आंसर इसका डी है, नो एरर। ठीक है, चलो फिर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसका एरर नहीं होता है। आगे कह रहा है इनकरेक्ट वर्ड बताओ इसके अंदर, ब्लूम, ग्लूमी, साउथ, ब्रूम। देखो हमने कितना आराम से पढ़ दिया, देखो ब्लूम, ग्लूमी, साउथ, ब्रूम। अब इसमें वर्ड में एरर निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन जरा मैं थोड़ा सा अगर नजर को ना झुका के देखूं, थोड़ा शर्मा के देखूं, तो समझ में आएगा ये साउथ, ये क्या है, सोट लिखा हुआ ये तो ठीक है। पढ़ते टाइम मैं भी पढ़ जाता फर्स्ट टाइम साउथ, लेकिन जब ध्यान से देखा शर्मा के थोड़ा सा, तो दिखा मेरे को सुवोट लिखा हुआ, जो कि गलत है। साउथ होता है ना SHOUT, ठीक है, OU का प्लेसमेंट गलत तरीके से कर रखा गया बीच में, ऐसे धोखा हो जाता है। ठीक है ना, तो आंख बंद करके किसी के पे विश्वास नहीं कर सकते हम, चाहे कोई भी हो। आगे देखो मैग्नानिमिटी, मैग्नानिमिटी का मतलब क्या होता है, ये चीज पता होना चाहिए। उनका सिनोनिम पूछ रहा है, सेम एज द गिवन वर्ड। मैग्नानिमिटी का मतलब होता है कैसा इंसान जो कि देखो पहली बात ना, मान लो हमको इसका नहीं पता है, हमको हिंदी नहीं पता है, ऑप्शन देखो ये ना, वायलेंस का मतलब क्या होता है, एक टाइप का वो खतरनाक इंसान, जहरीला टाइप का। फिर इनविडियसनेस, ये भी एक निगेटिव वर्ड दे रहा है। वोलेटाइल, ये भी एक निगेटिव वर्ड है। तो खैर उतना छोड़ो, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, आप वो SSC वाले समझ पाएंगे, क्योंकि उनकी वोकैबुलरी काफ़ी स्ट्रांग होती है। हम लोग जैसे वोकैब बुक रटे रहते हैं तो सबका अर्थ पता रहता है, बट मान लेते हैं आपको तो रटना ही पड़ेगा, या फिर आपके एग्जाम में ईजी वर्ड दे रहा है ना, तो आपको समझ में आना चाहिए ये सारे क्या है, नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। और अल्टोरिज्म में क्या है ना, किसी का परोपकार करना। अगर हमको इसका मतलब नहीं भी पता है तो हम आंसर डी कर देते हैं, बट अगर आपको साफ वर्ड ही नहीं आता तो फिर दिक्कत है। मैग्नानिमिटी का मतलब होता है परोपकारी इंसान, ठीक है, दयावान, तो उसको अल्टोरिज्म भी कहते हैं। ठीक है ना, तो वर्ड यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको। देखो 13 नंबर कह रहा है आपको, वन वर्ड पूछ रहा है, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज।
तो वन वर्ड याद करना तो बड़ी आसान होता है, स्टडी ऑफ हेवनली, मतलब ये कह रहा है जो आसमान में जो बॉडीज है, मतलब आसमान में किसका बॉडी है भाई, बॉडी कहने का मतलब पिंड, ठीक है, जैसे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, मतलब प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉयड, जो भी चीजें हैं आसमान में अपना सोलर सिस्टम या फिर गैलेक्सी के अंदर, उनकी स्टडी को क्या कहते हैं। दो चीज हो सकती है, या तो एस्ट्रोलॉजी या तो एस्ट्रोनॉमी, यही दोनों में प्रॉब्लम आता है। देखो एस्ट्रोलॉजी होता है ना खगोल शास्त्र, सॉरी खगोल शास्त्र नहीं, ज्योतिष शास्त्र, और एस्ट्रोनॉमी होता है ना आपका खगोल शास्त्र। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एस्ट्रोलॉगर आपने सुना होगा जो कि ज्योतिष विद्या देखते हैं, उनको कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है जो चीजें आकाश और पिंड से रिलेटेड होती है, खगोल शास्त्र, उनको कहते हैं। करेक्ट आंसर डी है इसका, ठीक है। चलो 14 कह रहा है वन हु हेड्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, एक ऐसा इंसान जो कि हेड करता हो किससे, मैरिज से, शादी से। तो देखो पहली बात ना, कुछ कुछ वर्ड होता है, मीजो एक तरीके से नफरत करने का एक रूट वर्ड है, ठीक है। मिजोनोथ्रोप, मिजोगाइनिस्ट, मिजोगैमिस्ट, गाइनिस्ट अगर आ गया तो औरत हो गया, गैमिस्ट आ गया, गैमिस्ट ये शादी से रिलेटेड होगा, पोलोगैमिस्ट, न्यू गैमिस्ट, ठीक है, ये सभी चीजें जो होती हैं। तो ये करेक्ट आंसर शादी से रिलेटेड का है ना, गैमिस्ट वाला ऑप्शन नंबर डी। तो गैमिस्ट एक रूट वर्ड है जो कि शादी जिसका मतलब होता है, आप याद रखोगे, ठीक है। तो गैमिस्ट अगर किसी भी चीज के साथ जोड़ के दिया जाए, समझ रहे ना, वहां पे शादी की चीजें चल रही हैं। आगे देखो 15 नंबर कह रहे ना कि देखो यूज द वर्ड इन ब्रैकेट एज एडवर्ब इन द गैप्स, मतलब इसमें एडवर्ब फिल करना है किसका, क्विक का। ही डैश रीड्स अ बुक, वो मतलब तेजी से किताब पढ़ता है, तो तेजी से मतलब रीड्स अ बुक मतलब तेजी से, उसका एडवर्ब फिल करना। तो क्विक का एडवर्ब क्या होता है, क्विकली। तो ऑप्शन नंबर, जनरली एडवर्ब एलवाई लग के बनता है, ठीक है, और फास्ट का कोई एडवर्ब नहीं होता, फास्टली क्या है ना गलत होता है, ओके। तो करेक्ट आंसर इसका सी है। बाकी कमेंट करके बताओ आपने कितने क्वेश्चन आंसर सही किए। बाकी पेड बैचेस आपका दिल खोल के इंतजार कर रहा है, आ जाओ सिलेक्शन की राहों में, ठीक है। थोड़ा सा इसके लड़ाओ पेड बैच के साथ, और सिलेक्शन आपकी बाहों में आके गिरेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एटीट्यूड स्टडी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इसकी पीडीएफ क्लास की ना मैं कोशिश करूंगा टेलीग्राम पे अपलोड कर दूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।